दीक्षा, दीक्षा, ओके, चलिए जरा मूवमेंट्स, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। फर्स्ट, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स about any point A। और वो क्या थे हमारे? These are called the non-central movements। Non-central movements। Non-central movements। इनको कैसे फाइंड आउट करते थे? फर्स्ट, फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था? नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू आर डैश से। फॉर्मूला था हमारा समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स का? म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर आर, यहाँ पे एप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थर्ड, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट ले लीजिए और मिड पॉइंट लेके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करिए और आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दीजिए म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए होल पावर आर अपॉन एन। एक्स आई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। और एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है आपका, जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा, ये भी यूज कर सकते हैं, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई यू आई की पावर आर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाई एच की पावर आर, वेयर यू आई जो है हमारा यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सी आई, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, और एच क्लास इंटरवल की लेंथ। एच क्या है? लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। इसको यूज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन टेबल के अंदर आसान हो जाएगी। कहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो एक तो फॉर्मूला ये है और एक ये है म्यू आर। आर हमारा 1 से 4 तक है सभी जगह। आर की वैल्यू 1 2 3 4। केवल फर्स्ट फोर नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक फॉर्मूला आप क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लीजिए और उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सिंप्लीफाई कर दीजिए। सेकंड, आप उसको
उसका ओरिजिन और स्केल चेंज कर दीजिए। समेशन एफ आई यू आई की पावर आर, यू आई क्या है हमारा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाई एच की पावर आर। यदि आर आपका 1 है तो आर को 1 पुट करेंगे फर्स्ट नॉन सेंट्रल मूवमेंट, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट्स के लिए आर को 2, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के लिए आर 3, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट के लिए आर 4। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। यदि टेबल्स के अंदर कैलकुलेशन को आपको छोटा करके लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। नेक्स्ट वन, नॉन सेंट्रल मूवमेंट जब आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स जो है आपके, सेंट्रल मूवमेंट्स कौन से होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट मीन। यदि आपके पास नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है तो उन्हीं की हेल्प से आप सेंट्रल मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अलग से टेबल जनरेट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, म्यू 1 फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट, म्यू 1 डैश माइनस म्यू 1 डैश, इसकी वैल्यू 0 होती है हमेशा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यदि म्यू 1 का आप फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, और उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। म्यू 2 सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट, उसका फॉर्मूला म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट म्यू 3 डैश माइनस, ये आपका फॉर्मूला है 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश, इनको याद करना पड़ेगा, प्लस 2 म्यू 1 डैश की क्यूब। एंड नेक्स्ट है म्यू 4 इज इक्वल्स टू म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश की होल पावर 4। तो ये आपके फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स है जो कि आप नॉन सेंट्रल मूवमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस उसका फॉर्मूला होता है, उसको जो डिनोट करते हैं बीटा 1 से डिनोट करते हैं, बीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला होता है म्यू 3 का स्क्वायर, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 की क्यूब। ये सेंट्रल मूवमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस उसको किसी डिनोट करते हैं बीटा 1 से, और ये किसका किस फॉर्म में लिखते हैं, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर अपॉन सेकंड सेंट्रल मूवमेंट्स की क्यूब से डिवाइड। मूवमेंट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस उसको गामा 1 से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ बीटा 1, या इट मींस म्यू 3 अपॉन म्यू 2 की पावर 3/2। अब जो हम ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस या मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके रिगार्डिंग हम इसकी हेल्प से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट की, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट की, तो इसकी हेल्प से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसमें हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? फर्स्ट इफ बीटा वन इज इफ गामा वन इज इक्वल्स टू 0, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? रूट ऑफ बीटा वन की वैल्यू 0 है, गामा वन 0 यानी कि रूट ऑफ बीटा वन की वैल्यू 0 है। देयर इज नो स्क्यूनेस, देयर इज नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा सिमेट्रिक है। कर्व की फॉर्म कैसी होगी? कर्व की फॉर्म जो आएगी वो इस तरीके का कर्व आएगा। ये ए इस तरीके का कर्व आएगा। ये सिमेट्रिक कर्व। यदि गामा वन 0 है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होगा वो इस शेप में होगा, और यहाँ पे आपका मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होंगे। ये आपके कर्व के सेंटर में आएंगे, सेंट्रली। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस से आप कर्व को बता सकते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो आपका सिमेट्रिक होगा। सेकंड इफ गामा वन is greater than 0, that is root of beta 1 is greater than 0, there is positive skewness, there is a positive skewness, there is a positive skewness, positive, that is distribution is positively, that is distribution is positively skewed, पॉजिटिवली स्क्यूड, इट मींस कि जो कर्व की शेप होगी हमारी, कर्व की जो शेप आएगी वो इस फॉर्म में होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड। कर्व की जो शेप होगी वो इस फॉर्म में होगी। यहां से कर्व ऐसे जाएगा और ऐसे जाने के बाद ये पॉजिटिवली स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव साइड में ये ऐसे तिरछा हो जाएगा। इसको बोलता है पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिव साइड में तिरछा। यहाँ पे जो सेंटर होगा आपका ये मोड होगा, ये आपकी यहाँ पे नेक्स्ट मीडियन, ये मीडियन MED, और ये फिर आपका मीन, ये मीन आएगा। मीन को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मीन होगा, मीन ये वाला। थर्ड इफ गामा वन लेस देन 0, that is root of beta 1 less than 0, there is negative skewness, that is distribution is negatively skewed, distribution is negatively skewed,
इट मीन्स कि जो कर्व की शेप है वो सेंटर से लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि लेफ्ट साइड में आपके कर्व की शेप तिरछी होगी, थोड़ा सा ढलान की फॉर्म में। कैसे? ये कर्व की शेप ऐसे जाएगी, थोड़ा सा, और इधर सेम रहेगा ये। तो ये आपका यहाँ पे जो आपका डाटा होगा, सबसे पहले मीन, ये मीन, यहाँ पे ये आप, और ये आपका मोड, मोड ये वाला। ये शेप होगी, ये यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि इस साइड में इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप स्क्यूनेस की हेल्प से जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यदि उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन के अबाउट सिमेट्रिक है। यदि आपके कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, और यदि आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है। तो इस तरीके से आपकी जो कर्व की शेप है वो आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि आपकी कर्व की शेप कैसी होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगी, या सिमेट्रिक होगी। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही एक बार जरा, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन करने की आदत है, कुछ लोगों की वीआईपीज है वो लोग। ठीक है। मोमेंट्स, मोमेंट्स आपकी मेजर स्टैटिकल मेजरमेंट्स हैं जो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी हेल्प से हम मोमेंट्स की हेल्प से आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को एक्सप्लेन और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मोमेंट्स की हेल्प से हमने कल भी डिस्कस किया था, हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और फिर स्क्यूनेस और कर्टोसिस फाइंड आउट करके उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा, नेगेटिव स्क्यूड होगा, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो आपके मोमेंट्स है, एक, यदि आप किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, इट मींस एज्यूम्ड मीन, तो वो मोमेंट्स कहलाएंगे हमारे नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, और उसका फॉर्मूला अनग्रुप्ड डाटा के लिए म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस ए। पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट्स, तो यहाँ पे ए आएगा, होल पावर आर अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आर की वैल्यू 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स आई माइनस ए की पावर आर को एप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लीजिए, वो एक्स आई होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, उसको एक्स आई लेंगे, और आपका डाटा कहाँ पे चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और इस तरीके से हम फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिमार्क, ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था। यदि आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और मोस्टली इसी को ही यूज करेंगे जब हमारा डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को, ये क्या है, समेशन, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए जो है उसको हम उसका स्केल चेंज कर देंगे, उसको एच से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई यू आई की पावर आर अपॉन एन मल्टीप्लाइड एच की पावर आर, यू आई किसे कहा हमने,
एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि डी आई अपॉन एच को, एच क्लास इंटरवल की लेंथ। इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूले, आपकी जो टेबल है उसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएगी, वो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। इस केस में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज टेबल के अंदर लार्ज रहेगी, और यहाँ पे यदि हम इसको यूज करेंगे, ये जो आपका समेशन एफ आई यू आई की पावर आर अपॉन एन इंटू एच की पावर आर, तो हमारी टेबल के अंदर वैल्यूज बहुत छोटी रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल रहेगी, तो कैलकुलेशन हम आसान कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे, और यदि u1 है तो h से मल्टीप्लाई, u1 डैश है तो h से मल्टीप्लाई, सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स u2 डैश है तो उसको ये जो वैल्यू आएगी उसको h स्क्वायर से, एंड सो ऑन। तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो इसी को ही आप इंप्लीमेंट करिए। जब आपको फर्स्ट फोर नॉन सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे तो सेंट्रल मूवमेंट के लिए अलग से टेबल जनरेट नहीं करेंगे। सेंट्रल मूवमेंट्स क्या है आपके, मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो उनको आप नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स की हेल्प से ही फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू वन की वैल्यू फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट हमेशा जीरो होता है, म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश की क्यूब। म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन डैश की होल पावर फोर। तो आपके पास म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश थे, तो उनकी हेल्प से आप सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के बाद आप नेक्स्ट स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, उसको बीटा वन से डिनोट करते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, ये सेंट्रल मूवमेंट्स पे बेस्ड होता है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ कर्टोसिस सेंट्रल मूवमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। क्या फॉर्मूला है, जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर अपॉन सेकंड सेंट्रल मूवमेंट की क्यूब। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसको गामा वन से डिनोट करेंगे, रूट बीटा वन। क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू थ्री अपॉन म्यू टू की होल पावर थ्री बाई टू। यदि ये गामा वन है, इट मीन्स रूट बीटा वन पॉजिटिव है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई स्क्यूनेस नहीं है। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। इट मीन्स कि जब आप कर्व की शेप बनाएंगे तो कर्व की शेप ये आएगी। जैसा कर्व हमारा लेफ्ट, मीन वैल्यू, मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगे, और जैसा कर्व लेफ्ट साइड में होगा सेम कर्व राइट साइड में होगा। ओके, यदि गामा वन आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स रूट ऑफ बीटा वन पॉजिटिव है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा। पॉजिटिवली स्क्यूड मींस कि आपका जो डाटा है राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में स्क्यूड होगा। स्क्यूड मींस तिरछा, इस तरीके से लेफ्ट साइड में तो फ्लैटनेस थी, राइट साइड में ये तिरछा हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे सेंटर में मोड आएगा, फिर मीडियन वैल्यू आएगी, फिर मीन वैल्यू। और यदि गामा वन नेगेटिव है तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और ये आपकी कर्व की शेप लेफ्ट साइड में आएगी, ये स्क्यूड कर्व की शेप होगी, नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट साइड में। सेंट्रली मोड, उससे पहले मीडियन वैल्यू, उससे पहले मीन वैल्यू आएगी। राइट साइड में ये इस तरीके से रहेगा। स्क्यूड कहाँ पे होगा, नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से आप स्क्यूनेस की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सेकंड होता है आपका, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट वन, कर्टोसिस। कर्टोसिस भी आपकी जो कर्टोसिस है वो भी सेंट्रल मूवमेंट्स पे ही डिफाइन होती है। कर्टोसिस भी आपकी सेंट्रल मूवमेंट्स पे ही डिफाइन है। कर्टोसिस, कर्टोसिस नोट करिए इसको जरा।
कर्टोसिस को, मेजर ऑफ कर्टोसिस, मेजर ऑफ कर्टोसिस, उसको हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है μ4/μ2 का स्क्वायर, μ4/μ2 का स्क्वायर। और मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस उसको गामा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है β2-3। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस उसको गामा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू β2-3। फर्स्ट, यहाँ पे भी आपके 3 केस जनरेट होंगे। फर्स्ट, इफ ये ले लीजिए आप, गामा 2 इज इक्वल्स टू 0, डेट इज β2-3 इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा, β2 इज इक्वल्स टू 3। यदि β2 की वैल्यू 3 है तो कर्व इज, जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कर्व इज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपका, ऐसे लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपका वो आपका, इसको लिख दीजिए, देन द कर्व विल बी, देन द कर्व इज, जो आपका कर्व की शेप होगी, कर्व की शेप जो होगी आपकी, इसको कहेंगे हम मैसो MESO मैसोकर्टिक। कर्व की जो शेप होगी वो कैसी होगी, मैसोकर्टिक। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। डेट इज, इस केस में क्या होगा, मैसोकर्टिक में, मैसोकर्टिक, इसको नोट डाउन करिए, मैसोकर्टिक। इन सच द कर्व, या आप ऐसे लिख लीजिए, मैसोकर्टिक में, मैसोकर्टिक कर्व, आपका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, मैसोकर्टिक कर्व। मैसोकर्टिक कर्व मींस there is equal distribution of items around the central value, that is there is equal distribution of items means observation values, items around the central value, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका ऑब्जर्वेशंस का, कहाँ पे, अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। अभी कर्व को डिनोट करेंगे जरा। सेकंड, इफ गामा 2 ग्रेटर देन 0, डेट इज गामा 2 की वैल्यू β2-3 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज डेट β2 ग्रेटर देन 3। तो आपका जो कर्व होगा, वो लेप्टोकर्टिक होगा, लेप्टो LEPTO, लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक कर्व का मीनिंग है, दैट इज
that is there is too much concentration of items. There is too much concentration of items. Concentration of items near the center. Near the center. जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर होगा वहां पे आपकी मोस्टली ऑब्जर्वेशन वैल्यूज वहीं पे होगी, उसी के पास में, यानी कि ग्राफ की पीक हाई होगी। देयर इज टू मच कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स नियर द सेंटर, जहां पे सेंटर है वहां पे मोस्टली आइटम्स होंगी, यानी कि ग्राफ की पीक जो है आपकी हाई जाएगी। एंड थर्ड, if gamma 2 less than 0, that is beta 2 minus 3 less than 0, this implies that beta 2 less than 3. In other words, there is इसको कहेंगे, इस कर्व को कहेंगे हम प्लेटिकर्टिक। यानी कि जो प्लेटिकर्टिक कर्व। इसकी पहचान क्या होगी इस कर्व, प्लेटिकर्टिक कर्व की शेप? इट मींस देयर इज less concentration of items, less concentration of items near to the center, near the center. अब यदि हम इन कर्व को ट्रेस करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, इनकी शेप कैसी होगी? देखिए ग्राफ की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन करेंगे इनको। ये आपके डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर मींस मीन मोड यहाँ पे है सेंटर में, सेंट्रली मीन। तो यदि आपका डाटा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, लेप्टोकर्टिक कर्व। लेप्टोकर्टिक कर्व में क्या था कि जो आपकी आइटम की कंसंट्रेशन है वो मच कंसंट्रेशन कहाँ पे है आइटम्स की? सेंटर में। तो कर्व की पीक जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, सॉरी, मीन मोड मीडियन हमने सेंटर, मीन मोड मीडियन आपके कर्व को हमने सिमेट्रिक मान लिया, और जब आप इसको सिमेट्रिक कर्व मान के ट्रेस करेंगे तो इस कर्व की शेप लेप्टोकर्टिक कर्व, मोस्टली आइटम्स कहाँ पे होंगे? सेंटर में। तो सेंटर में यानी कि कर्व की पीक हाई जाएगी, तो कर्व की शेप जो आएगी वो इस तरीके की आएगी, पीक होगी, पीक तक जाएगी, और फिर ये इधर इस तरीके से आ जाएगा। सिमेट्रिक मान के चल रही है तो मोस्टली आइटम्स जो है आपके सेंट्रली होंगे, यानी कि कर्व की पीक जो है मैक्सिमम जाएगी इस केस में।
इसको कहेंगे लेप्टोकर्टिक, यानी कि मोस्टली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है आपकी सेंटर में। थोड़ा सा और ले दीजिए इसको ऐसे। सेकंड क्या क्या था? प्लेटोकर्टिक। प्लेटोकर्टिक में आपकी जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो आपकी ये कह लीजिए आइटम्स जो है सेंट्रली वो बहुत कम है, तो आपके कर्व की शेप ऐसे जाएगी। इसको कहेंगे हम प्लेटिकर्टिक। इट मींस कि जो इसकी शेप है वो प्लेट के टाइप की होगी, प्लेटिकर्टिक कर्व। लेप्टो मींस आपकी जो शेप है वो सेंटर में, वहां पे नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा है, आपकी पीक हाई जाएगी। ये आपका लेप्टिकर्टिक हो गया है, प्लेटिकर्टिक। एंड थर्ड मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में आपका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में इक्वल रहेगा, यानी कि जो उसकी शेप होगी वो दोनों के बीच में आएगी, कर्व की शेप नॉर्मल कर्व होगा आपका, ये ऐसे, ये दोनों के बीच में होगा। इसको क्या कहेंगे? मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक। तो इस तरीके से आप कर्व की शेप को, उसकी प्रॉपर्टीज को, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कर्व की शेप कैसी है। लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है। लेप्टोकर्टिक में आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, मोस्टली ऑब्जर्वेशंस यानी कि आइटम्स, वो सेंट्रली लाई करेंगे, इसके आसपास रहेंगे। यहाँ पे मोस्टली ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लाई करेगी। प्लेटिकर्टिक में हमारे आइटम्स जो है, जो हमारी कंसंट्रेशंस है वो सेंटर में लेस होगी, यानी कि फैली हुई होगी, इससे अलग दूर होगी सेंट्रली से, और इसमें नॉर्मल रहेगी मेसोकर्टिक। तो इस तरीके से आप कर्टोसिस की हेल्प से ये प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? अब जरा क्वेश्चन लिखिए सर एक। मीन मोड मीडियन सेम होगा हर केस में? नहीं जी, यदि अलग अलग होंगे, ये तो मैंने मीन, मोड, मीडियम, सेंटर तीनों को एक जैसा मान के तब कर्व को ट्रेस किया कि इनका मीनिंग यदि अलग अलग है तो किसी एक के लिए कहा जाएगा कि मीन के लिए या मोड के लिए कि आप सेंट्रली मीन लेके चलिए, तो आप मीन को सेंटर मान के चलेंगे। मोड को कहेंगे तो मोड को लेके चलेंगे, मीडियन को कहेंगे मीडियन को। तो बेसिकली मेरा तो हमारे सिलेबस में तो यही है कि जो हमारा मेजर ऑफ कर्टोसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि यदि उसकी वैल्यू 0 है तो हमारा जो कर्व होगा मोमेंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2, यदि आपने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ कर्टोसिस, कैलकुलेट किया गामा 2, उसकी वैल्यू 0 है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी कर्व की शेप होगी वो मेसोकर्टिक कर्व टाइप में होगी, यानी कि मोस्टली आइटम्स हमारे जो हम सेंटर दिया हुआ है हमें, मीन या मीडियन या मोड जो भी ले रहे हैं, उसके आसपास होगी। ठीक है ना? मेसोकर्टिक में नॉर्मल रहेगा, लेप्टोकर्टिक में ऑब्जर्वेशन वैल्यूज सेंटर से अलग अलग होगी, इस तरीके से। क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। फाइंड द फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स find the first 4 non central movements
फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स central movements coefficient of skewness and coefficient of kurtosis. आपका जो कॉलम है आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। आपको x ऑब्जर्वेशन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ये गिवन है। x की वैल्यूज 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसीज 13731 13731 ये डाटा गिवन है। तो आपको केवल क्या करना है, नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है, फिर रिलेशन की हेल्प से सेंट्रल मूवमेंट्स आ जाएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, और फिर आप उन ग्राफ्स को देख सकते हैं। चलिए जरा, आपका फॉर्मूला क्या था, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए होल पावर आर डिवाइडेड बाई एन। आर की वैल्यू 1 2 3 4, फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। तो एक्स आई माइनस ए यानी कि डी आई, उसको क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस ए को, इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में एन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई की पावर आर अपॉन एन। आर की वैल्यू 1 2 3 4, फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। तो हम क्या कॉलम जनरेट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम, पहले तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल एन फाइंड आउट कर लीजिए। 1 + 3 4 7 11 और 4 ये 15। नेक्स्ट डी आई, नेक्स्ट कॉलम जनरेट करिए, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए किसको ले लीजिए, सेंट्रली किसी भी वैल्यू को, तो 4 को ले लिया हमने, ए इज इक्वल्स टू 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 - 4 -2 -1 0 1 2। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए। अब यहाँ से आप यदि फॉर्मूले चेक करेंगे तो आपका फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू 1 डैश, ये बन जाएगा आपका समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। म्यू 2 डैश समेशन एफ आई डी आई, आर को 2 पुट किया, स्क्वायर बाई एन। म्यू 3 डैश इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई की क्यूब अपॉन में एन। म्यू 4 डैश आएगा आपका, म्यू 4 डैश समेशन एफ आई डी आई की पावर 4 अपॉन में एन। तो ये कॉलम्स आप टेबल के अंदर जनरेट कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम एफ आई डी आई, नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई का स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई की क्यूब, एफ आई डी आई की क्यूब, नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई की 4, एफ आई की डी आई की पावर 4 से मल्टीप्लाई।
नीचे यहाँ पे इनके सम्मेशन आ जाएंगे एफ आई डी आई। अब आप इजीली कर सकते हैं 1 इंटू -2 ये -2 -3 7 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 2 इंटू 1 2। तो ये सम्मेशन एफ आई डी आई 0 आ जाएगा। एफ आई डी आई डी का स्क्वायर डी आई का स्क्वायर कर दीजिए ये 4 1 0 1 4 और इसकी फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 3 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 3 से मल्टीप्लाई 0 ये फिर नेक्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे ये 14 आ जाएगा सम्मेशन एफ आई डी आई स्क्वायर। डी आई का क्यूब कर दीजिए एफ से मल्टीप्लाई तो ये -8 ये -3 ये 0 ये आपका 3 और ये 8 आप इनको ऐड करेंगे 0 एफ आई डी आई की पावर 4 इसको जब आप सोल्व करेंगे -2 की पावर 4 16 1 से मल्टीप्लाई 16 इसी तरीके से नेक्स्ट 3 आ जाएगा नेक्स्ट 0 आ जाएगा 3 एंड 16 ऐड कर दीजिए ये 38। अब आप यहाँ से μ1 डैश की वैल्यू एफ आई डी आई 0/15 ये 0 आ गई। μ2 डैश एफ आई डी आई स्क्वायर ये 14/15 933 ये नेक्स्ट μ3 डैश ये 0/15 ये 0 आ गया। नेक्स्ट μ4 डैश की वैल्यू 38/15 डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपका 2.533। नेक्स्ट अब आप यहाँ से सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करिए। नाउ सेंट्रल मूवमेंट्स बस केवल 2 मिनट। नाउ सेंट्रल मूवमेंट्स फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट μ1 इज इक्वल्स टू μ1 डैश माइनस μ1 डैश ये तो हमेशा 0 ही आएगा। सेकंड सेंट्रल मूवमेंट μ2 इज इक्वल्स टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ये μ1 डैश तो 0 है तो μ2 डैश की वैल्यू 0.933 ये आ जाएगा। μ3 इज इक्वल्स टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश की क्यूब। μ1 डैश आपका 0 है तो μ3 डैश ये 0 आ जाएगा। μ3 डैश भी 0 है μ1 डैश भी 0 है तो μ3 की वैल्यू 0। μ4 इज इक्वल्स टू μ4 डैश -4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का होल स्क्वायर -3 μ1 की होल पावर 4। अब आपका μ1 डैश भी 0 है μ3 डैश भी 0 है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी μ4 की वैल्यू आ जाएगी μ4 इज इक्वल्स टू μ4 डैश 2 क्या थी ये आ जाएगी आपकी 2.533। केवल ये वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगी थर्ड टर्म 0 फोर्थ टर्म 0। कोफिशिएंट ऑफ नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पहले आप मूवमेंट ऑफ पहले आप मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट कर लीजिए या डायरेक्टली लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो आपका गामा 1 था और गामा 1 क्या था आपका √β1 और ये क्या था आपका √β1 की वैल्यू
μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 की क्यूब। तो μ3 का स्क्वायर, μ3 आपका 0 था, ये आपका 0 था, और μ2 आपका 0.9333 था, तो ये 0 आ गया। तो गामा 1 आपका 0 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा है आपका, डेट इज कर्व हैज नो स्क्यूनेस। कर्व हैज नो स्क्यूनेस मींस कर्व इज सिमेट्रिक। कर्व इज distribution is symmetric, that is no skewness, no skewness। कर्व आपका सिमेट्रिक आएगा। आप इजीली बना भी सकते हैं कर्व को। कर्व को जब आप बनाएंगे, यहाँ पे ये आपकी x और ये फ्रीक्वेंसीज, तो इसका यदि आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल आएंगे। मीन मीडियन मोड, और तीनों की वैल्यू 4 आएगी, और जो कर्व की शेप आएगी वो इस तरीके की आएगी। नो स्क्यूनेस है इसमें। यहां से बना लीजिए 2 3 4 5 6 लेके और फ्रीक्वेंसी लेके ये कर्व की शेप आएगी। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, कर्टोसिस वो क्या है आपका, गामा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 2 -3। बीटा 2 की वैल्यू μ4 का स्क्वायर अपोन बीटा 2 की वैल्यू μ4 अपोन μ4 अपोन बीटा 2 -3। बीटा 2 की वैल्यू μ4 अपोन μ2 का स्क्वायर, μ4 अपोन μ2 का स्क्वायर -3। μ4 की वैल्यू, μ4 आपका 2.53, और ये आपका μ2 का स्क्वायर μ2 0.933 का स्क्वायर -3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये लेस देन 0 आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये -3, यहाँ से आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसमें से -3 करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट मींस आपका कर्व कैसा है, हमें तो केवल इसी सोल्व करना है ये। लेकिन यदि कर्व की शेप भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो कर्व की शेप कैसी होगी, हाँ जी कौन बताएगा। यदि गामा 2 हमारा नेगेटिव है तो कर्व की शेप, दैट इज कर्व इज प्लेटेकर्टिक। प्लेटेकर्टिक इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्लेटेकर्टिक मीन्स कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है, जो हमारा डाटा है सेंट्रली फैला हुआ है, लेस कंसंट्रेशन है यहाँ पे सेंटर के अबाउट। तो ये तो x की वैल्यू 4, फ्रीक्वेंसी 7, और यहाँ पे फिर आपकी फिर फ्रीक्वेंसी या तो 3 है या 1 है, तो यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है, लेस कंसंट्रेशन है। आपकी फ्रीक्वेंसी इससे पहले है, यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन नहीं है, लेस कंसंट्रेशन है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट। रुद्रांश, यस सर। हाँ कोई डाउट या क्लियर है? क्लियर है सर। केवल फॉर्मूले हैं, उनको याद रखने का तरीका। अक्षत,
अक्षत